नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, फिलहाल की है। शहर बरेली है, उत्तर प्रदेश का। वहाँ हुआ कुछ यूँ कि 16 मई को लखनऊ दिल्ली हाईवे से दूर खन्ना गोटिया के पास एक खेत में एक नवयौवना का शव बरामद हुआ। यानी एक नौजवान लड़की का शव बरामद हुआ। जाहिरा तौर पर शरीर पर चोटों के कोई निशान नहीं थे। हाँ, ये जरूर था कि उसके गले पर कसावट के निशान पड़े हुए थे, जैसे स्ट्रेंगुलेशन, जिसे हम अंग्रेजी में या पोस्टमार्टम की भाषा में कहते हैं। स्ट्रेंगुलेशन के नीलगू निशान, यानी जो दबाव के कारण चारों तरफ गले के नीला निशान पड़ जाता है, उस तरह के निशान पड़े हुए थे। खैर, जिन लोगों ने खेत से संबंधित लोग जो खेतों में काम करते हैं, उन्होंने शव को देखा, पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई। पुलिस ने जो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, फॉरेंसिक टीम पूरी आ गई, मोबाइल फॉरेंसिक वैन आ गई बरेली की, और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फुटप्रिंट, इन सब चीज़ों को कलेक्ट किया गया। और एक पर्स भी उस लड़की का वहाँ पर थोड़ी दूर पहले, यानी शव के साथ नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर पहले ऐसा लगता है जैसे शव को जब डिस्पोज ऑफ किया गया होगा उस समय वो पर्स गिर गया था। पर्स में एक एडमिट कार्ड मिला डीएलईडी की परीक्षा का। पुलिस ने फौरन परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और उसके प्रधानाचार्य से संपर्क किया तो ये पता लग गया कि इस लड़की का नाम नीतू है और उसकी पहचान बहेड़ी कस्बे के मानपुर गांव में चलने वाले एक स्कूल सुभाष चंद्र बोस आदर्श विद्यालय के मालिक सोमपाल के दूसरी बेटी के रूप में हुआ था। खैर, पुलिस ने फ़ौरन उनसे संपर्क किया। घर वाले मौके पर आ गए। घर वालों ने उस डेड बॉडी की, यानी उस लाश की या उस शव की पहचान भी कर ली। और उन लोगों ने बताया कि ये 13 तारीख को एग्ज़ाम देने बहेड़ी से बरेली सेंटर तक गई थी। शाम कोई पेपर छूटना था और उसके कई साथ की लड़कियां भी उसके साथ टेस्ट देने गई थी। लिहाजा उस दिन इन लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन अगले दिन सवेरे बरेली में ही सीबीगंज थाने में उन्होंने इसकी गुमशुदगी लिखवा दी। इसीलिए बहेड़ी में इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। बहरहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। शव का पंचायतनामा किया। पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए शव को भेज दिया गया। खैर, 2 दिन तक, जब तक वो मिली नहीं थी, यानी जब तक उसका शव नहीं मिला था 16 तारीख को, 13 तारीख से गायब, और 16 तारीख को 16 मई 2026 को जब शव मिला था तो 3 दिन से घर में बुरा हाल था उसके घर वालों का। पता लगा कि सोमपाल जी, जो बहेड़ी के मानपुर में अपना सुभाष चंद्र बोस विद्यालय चलाते हैं, खेतीबाड़ी का भी कुछ काम करते हैं, उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी, जिसकी उम्र 26 साल, उसकी शादी हो चुकी थी। नंबर 2 पर नीतू थी, जिसका शव मिला था। नंबर 3 पर बेटी अर्चना, जिसकी 22 साल उम्र थी। नीतू की उम्र 23 साल उनके पिता ने बताया, और अर्चना जीएनएम कर चुकी थी। सबसे छोटा बेटा संजय, उम्र करीब 20 वर्ष, बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। सोमपाल जी की पत्नी राजो देवी, वो गृहिणी थी। 15 मई की दोपहर जब बरेली के परीक्षा केंद्र से डीएलएड की आखिरी परीक्षा देकर नीतू गंगवार बाहर निकल रही होगी, उसके बाद से उसका पता नहीं चला। ये पता लगा कि वो फ़ोन उसने, चूँकि परीक्षा में जाने से पहले फ़ोन जमा करा लिए जाते हैं, तो उसने सेफर साइड में, जो उसको परीक्षा केंद्र तक छोड़ने आया था, उसका दोस्त, वो अशोक कुमार, इसकी उम्र 26 साल थी, वो भी इसके पिता के ही स्कूल में, हाई स्कूल तक पढ़ा था,
बाद में बरेली के दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हुआ था। तो वही उसको छोड़ने जाता था, वही उसको लेने जाता था पूरे एग्ज़ाम के दौरान और कॉलेज के टाइम में भी। तो उसने उसको अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया था और जब लौट कर आई थी फिर उसी के मोटरसाइकिल पर वो बैठकर अपने घर के लिए चली थी और यही अंतिम लोकेशन भी उसकी मोबाइल फ़ोन की बताती थी। लेकिन जब ये पकड़ा गया लड़का अशोक कुमार, तो फिर इसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि जब उसका मोबाइल फ़ोन मेरे पास आया था तो 3 घंटे तक ये मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम के दरमियान उसने अपने पास रखा था, क्योंकि वो खुद ही उसे दे के गई थी। कुछ उसके दोस्तों के साथ हुई, महिला दोस्तों के साथ, पुरुष दोस्त कोई नहीं था, महिला दोस्तों के साथ हुई चैट और कुछ फ़ोटोग्राफ देखकर उसका माथा ठनक गया और उसे लगा कि मैं 6 साल से इसके प्रेम में पागल हूँ या 6 साल से हमारी इसकी दोस्ती है, लेकिन अब मेरा समय आ गया है कि मैं इससे शादी की बात कर लूँ। तो वो उसी हिसाब से उसको उसने मोटरसाइकिल पर बैठाया और करीब 4 घंटे तक वो उसे सड़कों पर इधर से उधर दूर दूर के कस्बों में लेकर घूमता रहा, बीच में चाय पानी नाश्ता भी कराया। तो इसी बीच में अशोक ने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। नीतू ने इस शादी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मेरे पिता का स्कूल है और मैं ये चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करके अपने पिता के स्कूल में ही टीचर यानी शिक्षक का काम कर लूँ, शिक्षक के रूप में वहाँ ज्वाइन कर लूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो वहाँ बच्चे आते हैं, और पिताजी के स्कूल को हमें बहुत आगे तक ले जाना है। बहरहाल वो बार बार कहता रहा और लड़की बार बार मना करती रही कि अभी क्या उम्र है और हमें अभी बहुत सी पढ़ाई आगे करनी है। इस बीच में इसने 2 बार ब्रेक लगाकर लड़की को मोटरसाइकिल से गिराया। उसके दिमाग में, जो उसने बताया कि मेरे दिमाग में ये था कि, और तब गिराया जब अगल बगल से कोई वाहन पास हो रहा हो, लेकिन वो मुकद्दर अच्छा था लड़की का कि वो गिरी, किसी ट्रक के चपेट में आई नहीं और फिर लड़के ने उसे क्षमा मांगी, जे सॉरी कहा और वो कपड़ा झाड़ कर फिर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। गिरफ्तारी के बाद अशोक ने ये बताया कि वो रिहर्सल कर रहा था कि अगर वो ट्रक के नज़दीक से निकले, उसे इसी तरह से गिरा दे तो वो कितनी दूर गिरेगी और पहिए के नीचे आएगी कि नहीं आएगी, ताकि इसे एक सड़क हादसे में इसको परिवर्तित किया जा सके। और बाकी लोग भी, पुलिस भी, और नीतू तो खैर मारना उसको उद्देश्य था, ताकि किसी को ये ना पता लग सके कि मैंने जानबूझकर उसकी हत्या की है। पिता उसके कहते हैं कि चूंकि इस लड़के को मैं जानता था, पास के गांव का रहने वाला था और हमारे ही स्कूल का ये स्टूडेंट भी था, और उस समय भी जब ये स्टूडेंट था, बिटिया भी यहीं पढ़ती थी, तब हमारी बेटी को स्कूल ले आना और स्कूल ले जाना ये वो करता था और हम लोग उस पर बहुत अच्छी तरह से उस पर विश्वास करते थे। खैर, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अशोक रामपुर से होते हुए दिल्ली भागने की फिराक में था। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या के निर्देश पर एक टीम बनाई गई थी एसओजी की, और सीबीगंज पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया था। वो लोग इसका पीछा करते रहे और 17 मई की देर रात चेकिंग के दौरान एसओजी के प्रभारी सुनील शर्मा की टीम ने ट्यूलिया अंडरपास के पास उसे घेर लिया। उसने बचाव में तमंचे का प्रयोग किया, गोली चलाई। खैर, पुलिस ने भी गोली चलाई, वो घायल हुआ और उसके बाद फिर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, नीतू की बाइक और सामान बरामद कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। आज की घटना देखिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि संबंध आपके दोस्ताना संबंध भी या
प्रेम के संबंध भी या अदरवाइज भी जो नैतिक अनैतिक संबंध होते हैं, चाहे जितने लंबे हों, लेकिन जब बात चाहे इधर से चाहे उधर से शादी की आती है, तब फिर वो ये झगड़े शुरू होते हैं या टालने का काम शुरू होता है, जिद का काम शुरू होता है, और तभी दो में से एक की हत्या हो जाती है। अशोक ने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया कि वो वर्ष 2020 से नीतू को जानता है और उस पर मोहित था, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्यार नहीं था, ये दो तरफा प्यार नहीं था, ये ऑब्सेसिव इन्फैचुएशन था, यानी एक तरफा मोहब्बत जिसे आप कहते हैं, एक तरफा प्यार कहते हैं, एक तरफा चाहत। ये उस तरह की बात थी कि लड़का लड़की के तरफ उसका ऑब्सेशन था और वो म्यूचुअल लव नहीं था मनोवैज्ञानिकों को। और ऐसी ऐसी जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं उनमें वो प्यार की बात नहीं थी, प्यार के संबंधों की बात नहीं थी, वो एक तरफा प्यार या ऑब्सेसिव इन्फैचुएशन की कैटेगरी में आता है। खैर, ऑब्सेसिव इन्फैचुएशन या ऑब्सेशन कह लें या एक तरफा प्यार जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको अगर कहें तो वो ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के नाम से मनोसाइकोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। और साइकोलॉजिकल जो विज्ञान है, जो मेडिकल कॉलेजेस का भी एक चैप्टर है, उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके लक्षण भी बताए गए हैं। पहला है ओनरशिप मेंटेलिटी। जब ये एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार की बात होती है तो वो सामने वाले को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर ओनरशिप मेंटेलिटी आ जाती है कि ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगा, मैं इसे ओन करता हूँ या ओन करती हूँ। और डिल्यूजनल जेलेसी दूसरा कारण है कि बिना सबूत के आशंका की प्रवृत्ति, कि इस पे हमारा अधिकार ज़रूर है, लेकिन कल उसने फलां से कैसे बात कर ली या फलां ने इस लड़की से बात कैसे कर ली। कोई ये इसका सबूत नहीं होता कि वो उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो मान के चलता है कि जो मेरे से संबंध रखने वाली लड़की या लड़का ये दूसरे से कैसे बात कर रही है। इसको डिल्यूजन जेलिसी कहा जाता है। और रिजेक्शन को ये सहन नहीं कर पाता। डिल्यूजन जेलिसी जो है, ये किसी तरह की, लड़का अगर लड़की को रिजेक्ट कर दे या लड़की लड़के को रिजेक्ट कर दे या उसकी बात ना माने या उसके प्रस्ताव को ठुकरा दे, तो वो रिजेक्शन उसको बर्दाश्त कर पाना ऐसे लोगों का, जिनका मनोवैज्ञानिक जो स्तर है या मनोवैज्ञानिक जो कारण हैं, अगर ऐसे लोगों को मना किया जाता है तब वो लंबे समय तक सोच विचार के जुर्म करते हैं, हत्या करते हैं। पॉजिटिव जेलिसी भी इसका एक कारण है कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को पॉजिटिव जेलिसी सीमित कर देती है। कि अगर हम किसी को मन से चाह रहे हैं, हालांकि उसका कोई रिएक्शन नहीं आया है, और वो किसी दूसरे के साथ स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़ जाए, तो मेरा जो पॉजिटिवनेस है या उस लड़के का जो उस लड़की के प्रति पॉजिटिवनेस है, वो जिसके साथ घूम रही है उसके प्रति एक जेलिसी की भावना पैदा कर देती है। ट्रस्ट की कमी होती है ऐसे लोगों में। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट इसको कहते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट के नाम से ये लक्षण, मनोवैज्ञानिक लक्षण जाना जाता है, जिसको अहंकार भी हिंदी में आप कहेंगे, कि मुझे शादी करनी चाहिए और वो मना नहीं कर सकती। ये एक भावना दिमाग में बन जाती है और यही बाद में अपराध का कारण बनती है। एनसीआरबी की 2024 के आंकड़ों के अनुसार अवैध संबंधों में 1155 हत्याएं हुई हैं अवैध संबंधों के कारण देश भर में। और प्रेम संबंध, केवल प्रेम में, इस तरह के एक तरफा प्रेम में कह लें, किसी तरफ का हो, उसमें 902 हत्याएं हुई हैं। और
96% रेप जो मुकदमे लिखाए गए हैं उसमें अपराधी जो होते हैं वो परिचित होते हैं, बहुत नज़दीक के होते हैं, घर का ही कोई होता है, नज़दीक का कोई रिश्तेदार ही होता है। ऐसे 96%, क्योंकि इस तरह की बातें जब खुलती हैं तो लड़की के परिवार वाले लड़की की तरफ से सबसे पहला काम करते हैं, रेप यानी बलात्कार का मुकदमा लिखवा देते हैं। ये आंकड़ा उसी से संबंधित है। जो सामाजिक कारण इसके हैं, जो जो दिमाग में रहता है ऐसे लोगों के, पहला ये है धैर्य की कमी होती है। आज की युवा सब जल्दी चाहते हैं, रिश्ते में सामंजस्य बनाने के लिए समय बिल्कुल नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। दूसरा, सम्मान और समझ की कमी। अहंकार के कारण दोनों में से कोई भी झुकना पसंद नहीं करता। हम क्यों झुकें और हम क्यों झुकें, ऐसे में ही ये रिजेक्शन वाली बात आती है और ऐसे में ही हत्या जैसे अपराध कारित होते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी कमी जो समाज में है वो मनोसामाजिक शिक्षा। कोई इसका चैप्टर नहीं है किसी स्तर पर। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर जब साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब आपको सिर्फ यानी हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में कोई शिक्षा कहीं पर नहीं है। इसकी जानकारी बच्चों को, युवा पीढ़ी को होनी चाहिए कि हेल्दी रिलेशंस कैसे बनते हैं, क्या क्या कमियां हो जाती हैं जब ये टूट जाते हैं रिलेशन, और कैसे इनको संभाला जाता है, कैसे इनको स्वस्थ संबंध, किस तरह से सामाजिक स्वस्थ संबंध कैसे बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये युवा पीढ़ी में ये नासमझी या जिसको ये कहते हैं मनोसामाजिक शिक्षा की कमी है, ये सोशल मीडिया का प्रभाव है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ये विश्वास खो देती हैं। और रील्स तो आप समझ ही रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाने के लिए कोई एक ही रील बहुत काफ़ी होती है। और अशोक की जो मनोवैज्ञानिक समस्या थी वो प्रेम नहीं थी, वो ऑब्सेसिव पोजेशन में जी रहा था। जब नीतू ने शादी से इनकार किया तो वो रिजेक्शन उसे स्वीकार्य नहीं था और 6 साल के संबंध को भी उसने छोड़ दिया और हत्या कर दी उस लड़की की। खैर, ये केवल अशोक की नहीं बल्कि समाज की सामूहिक असफलता है, जहाँ हेल्दी रिलेशनशिप्स की शिक्षा नहीं है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट उपलब्ध नहीं है, युवाओं को रिजेक्शन हैंडल करना सिखाया नहीं जाता। नीतू की हत्या ये एक प्लान्ड क्राइम था जो ऑब्सेसिव लव, पॉजिटिवनेस और रिजेक्शन का जो विनाशकारी परिणाम था। खैर, लड़के या लड़की के प्रेम में समर्पण कर देना, चाहे लड़की लड़के के प्रेम में समर्पण कर दे, चाहे लड़का लड़की के प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दे, वो और उसमें अति विश्वास करने लगे। विश्वास की जो श्रेणियां हैं वो उच्चतम श्रेणियां हैं कि वो उस पर अति विश्वास करने लगे, तब ये समझिए उसके साथ धोखा होना अवश्यंभावी है। और मरहूम शायर बशीर बद्र साहब ने इसी पर एक बड़ा फेमस शेर लिखा है। बहुत से लोग जो उनको पढ़ते हैं या जानते हैं ये शेर भी जानते होंगे। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि कोई हाथ न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। यानी आप जब भी जिसको वो कहते हैं, अगर तपाक से आप गले मिल गए तो समझिए आपसे लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रख के ही मुलाकात की जाए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।